अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% स्कॉलरशिप है, आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर GHP चलेगा। दूसरा, जो वुमेन कैप्सूल की वॉल थी उसके ऊपर भी ब्लड ने आपके पास प्रेशर लगाया था, तो उसको कहा गया कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब एक प्रेशर और है, देखिएगा, ये अफरेंट आर्टीरियोल थी, ये इफरेंट आर्टीरियोल थी, तो क्या ब्लड के द्वारा इस ब्लड वेसल के वॉल के ऊपर प्रेशर नहीं लगाया गया होगा? लगाया गया होगा। उसको कहा जाता है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप क्या तीन तरह के प्रेशर हो गए? एक आपके पास प्रेशर है दैट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सेकंड है कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एक है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये तो बहुत सारे प्रेशर हैं, लेकिन जब वुमेन कैप्सूल के इनसाइड में ब्लड आपके पास फिल्टर होकर पहुंचा तो उसका प्रेशर तो कोई नेट प्रेशर होगा, तो उस नेट प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस द एडिशन ऑफ अ कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। चलेगा, तो वैल्यूज नोट कर लेते हैं, ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी में रहती हैं। तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की जो वैल्यू है दैट इज 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की जो वैल्यू आती है दैट इज 32 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और जो आपके ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की ऑन एन एवरेज वैल्यू है दैट इज 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आप यहां से अगर निकालेंगे तो वो ऑलमोस्ट मिलती है 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये एक एवरेज है, लेकिन अगर रेंज देखेंगे तो रेंज आपको मिल सकती है 10 से लेकर 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, विच विल बी दी नॉर्मल नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इन वैल्यूज के ऊपर कि आपको ये वैल्यूज याद है या नहीं है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन एन एवरेज 32 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, और ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है। क्लैरिटी है जी? यहां तक आपको समझ आया या नहीं आया? हाँ जी, चलिएगा। नेक्स्ट आते हैं आप बेसिकली सेकंड स्टेप के ऊपर, जिसको कहा जाता है ट्यूब्यूलर री एब्जॉर्प्शन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वर्ड लिखा गया था री एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो बेसिकली कौन करवाता है? वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है। लेकिन अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, तो इसका मतलब है जो आपके पास नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट होते हैं वहां से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को नेचर के द्वारा वापस से बॉडी के अंदर इकट्ठा कर लिया जाएगा जो आपके पास हो सकता है यूरिन के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाते। मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये हुआ वो प्रोडक्ट या वो आपके पास बायो माइक्रोमोलिक्यूल बॉडी की जरूरत थे जो आपके पास एक्चुअली में कहीं ना कहीं फिल्ट्रेट में आ गए थे और वो बॉडी से एलिमिनेट होने वाले थे। तो मान लीजिए आपके पास में ये था वुमेन कैप्सूल, ये था आपके पास में दैट इज ग्लोमेरुलस। फिर आते हैं जी अगले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो पहला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो आपको नजर आती है दैट इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद आपके पास एक लूप नजर आता है, इसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। ये क्या है जी? लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले के बाद आपके पास आती है एक और स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से आपके पास अराइज होती है दैट इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से आपके पास अराइज होती है दैट इज डक्ट ऑफ बेलिनी। बर्टीनी नहीं है, ठीक है, डक्ट ऑफ बेलिनी वर्ड यूज किया गया है। क्लियर है जी? अब चलो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, हमने कहा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होगी, तो प्राइमरी साइट सबसे ज्यादा जो रीएब्जॉर्प्शन होती है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है। क्यों? देखिएगा, जितने भी अच्छे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी बॉडी को जरूरत है वो सबसे पहले पीसीटी में ही तो एंटर करेंगे। तो इसका मतलब है नेचर को पीसीटी से ही मैक्सिमम चीजों को रीएब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा
और ब्लड के अंदर उनको ऐड करना पड़ेगा। तो अब आपके पास पीसीटी के द्वारा यह काम कैसे किया जाता है, तो अगर पीसीटी को अगर हम अच्छे से देखेंगे तो इसकी जो एपिथेलियम है वो भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही होती है, लेकिन इसके सरफेस के ऊपर हमें माइक्रोविलाई नजर आते हैं। क्या नजर आएंगे? माइक्रोविलाई। अब माइक्रोविलाई ने क्या किया? माइक्रोविलाई ने इस पर्टिकुलरली सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का सरफेस एरिया बढ़ा दिया। यहां पर पीसीटी के अंदर क्योंकि आपके पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पर हमारे पास माइक्रोविलाई नजर आते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन है। पीसीटी की जो एपिथेलियम है वो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब इससे फायदा क्या हुआ? माइक्रोविलाई सरफेस एरिया बढ़ गया। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जब इलियम के बारे में आप पढ़ते हैं तो वहां पढ़ाया जाता है विलाई होते हैं। विलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसकी वजह से सरफेस एरिया आपके पास इलियम की बड़ी थी, और उसी विलाई के सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई लगे थे, जिसकी वजह से सरफेस एरिया और मल्टीफोल्ड बढ़ गया। तो सेम आपके पास यहां पर भी है। पीसीटी को अगर अंदर से देखेंगे तो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम नजर आती है, जिसकी वजह से पीसीटी का सरफेस एरिया बढ़ गया। इसलिए नेचर के द्वारा मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल की रीअब्जॉर्प्शन करवाई जाएगी वो आपके पास इसी पीसीटी से करवाई जाएगी। अब कौन से मॉलिक्यूल होंगे? सबसे बड़ी जरूरत बॉडी की ग्लूकोज है। 100% ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब करा लिया जाएगा। 100% ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, विटामिन की ऑलमोस्ट 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, हार्मोन की 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, 75% पानी की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, 75% आपके पास सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन आपको नजर आएगी। ध्यान दीजिएगा, जितनी चीजों को मैंने कहा वो एज सच याद करके चलेगा। ग्लूकोज 100% है, विटामिन ऑलमोस्ट 100% है, हार्मोन ऑलमोस्ट 100% है, अमाइनो एसिड ऑलमोस्ट 100% है, वाटर 75% तक रीअब्सॉर्ब हो जाती है, सोडियम आयन ऑलमोस्ट 75% तक रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, पोटाशियम आयन आपके पास 70 to 75% रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। यह चीज ध्यान करना हमें जरूरत है। अब ध्यान दीजिए, मैक्सिमम हिस्सा जो लॉस होने वाला था नेचर के द्वारा ब्लड के अंदर वापिस से एंटर कराया जाएगा थ्रू अ प्रोसेस ऑफ दैट इज बीइंग टर्म्ड एज ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया जी? तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का मैक्सिमम हिस्सा जो है या फंक्शन जो है वो पीसीटी के द्वारा ही कर लिया जाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब मान लीजिए यहां पर अफरेंट आर्टेरियल में जो ब्लड था तो उसमें भी ग्लूकोज 100% था, उसमें आपके विटामिन भी 100% थे, हार्मोन भी 100, सारी चीजें 100% थी या नहीं थी? yes. अगर मान लीजिए अब हम ये कहें कि पीसीटी में से आपके पास उन सारी चीजों को निकाल लिया गया है, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं कि पीसीटी के अंदर पाए जाने वाला जो फिल्ट्रेट है दैट विल ऑलवेज बी आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड का 55% कंपोनेंट आपके पास प्लाज्मा का है। यह चीज हमें ध्यान रहनी चाहिए। अब एक बात यहां पर पक्का ध्यान दीजिएगा, मैंने यह नहीं कहा कि ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद में आइसोटोनिक होगा। मैंने यह कहा कि जब आपके पास फिल्ट्रेट इस पीसीटी में आएगा तो आपके पास पीसीटी का जो फिल्ट्रेट होगा दैट विल बी आइसोटोनिक टू अ ब्लड प्लाज्मा। वर्ड समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर? हाँ या ना? नहीं आया? ऐसे समझ लो, मान लो ये ब्लड है, यहां पर जो ब्लड आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने ये कहा कि यहां पर अगर 100% ग्लूकोज है और वही ग्लूकोज अगर आपके पास यहां पीसीटी में पहुंचा तो क्या यहां पर आपके पास वैल्यू कम हो जाएगी? हाँ या ना? No, sir. यहां भी 100% है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से अभी नहीं हुई है तो आपके पास 100% ग्लूकोज इस पीसीटी में है और 100% ग्लूकोज यहां पर भी होगा। Yes. तो मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि पीसीटी के अंदर जो फिल्ट्रेट है दैट इज आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? सेम कंपोजिशन ही रहेगी, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगी। Yes, sir.
तो यही तो मैंने कहा कि पीसीटी में पाए जाने वाला जो फिल्ट्रेट होगा दैट विल ऑलवेज बी आइसोटोनिक टू अ ब्लड प्लाज्मा। ये ध्यान कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन भूल जाते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब चलिए पीसीटी से हमें पता लग गया, अब चलते हैं अगले कंपोनेंट की ओर जिसका नाम है लूप ऑफ हेनले। तो ये आ गया जी लूप ऑफ हेनले। अब यहां क्या दिख रहा है आपको, उसको जरा ध्यान दीजिएगा। ये था आपके पास प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, ये है पीसीटी। पीसीटी से आपके लूप ऑफ हेनले नजर आया। देखिए लूप ऑफ हेनले के आपके पास 3 हिस्से हैं। एक ये जो आपके पास इतना हिस्सा नीचे नजर आ रहा है, जो आपके पास नीचे की ओर को आपको फिल्ट्रेट को लेकर जा रहा है, इस हिस्से को कहा जाता है डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। दूसरा एक हिस्सा ये है जहां पर ऑलमोस्ट आपको यू नजर आ रहा है, तो इसको कहा जाता है यू लूप ऑफ हेनले। तीसरा यहां से फिल्ट्रेट यहां से आ रहा था ना, ऐसे नीचे ऐसे आ रहा था, फिर आपका फिल्ट्रेट कहां जाएगा, ऊपर की ओर को। तो ये आपके पास लूप ऑफ हेनले का वो हिस्सा है जहां से फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है। अब इस हिस्से का नाम क्या लिखेंगे, इस हिस्से को कहा जाता है ऑफ हो गया। असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। 3 है जी, एक हो गया डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, एक है यू लूप पार्ट ऑफ अ लूप ऑफ हेनले, एक है असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए यहां देखो, इस लूप ऑफ हेनले का डायामीटर और इस लूप ऑफ हेनले का डायामीटर किसका ज्यादा है, असेंडिंग वाले का ज्यादा, डिसेंडिंग वाले का आपके पास कम। अब देखिए नेचर ने डिसेंडिंग वाले लूप ऑफ हेनले में डायामीटर कम क्यों दिया, क्योंकि अगर हम इसकी वॉल को देखेंगे तो यहां पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम नजर आता है। कौन सा एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। लेकिन जब असेंडिंग में जाएंगे तो यहां एपिथेलियम नजर आएगी, वो है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। याद कर लेना, ये क्वेश्चन है सभी के सभी एपिथेलियम से पूछे जाने वाले। अब देखो यहां पर क्या ध्यान देंगे, यहां पीसीटी से 75% पानी की रीएब्जॉर्प्शन हो गई थी, हुई थी। तो अगर मान लो पीसीटी में से पानी की रीएब्जॉर्प्शन हो गई, तो अगर आपके पास यहां जो फिल्ट्रेट पहुंचेगा इस जगह की ओर को, उसमें पानी की मात्रा अभी भी कम है या नहीं है, पानी की मात्रा कम है। लेकिन देखिएगा, क्योंकि नेचर को यह मालूम है कि डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले की थिकनेस आपके पास में कम है, तो इसलिए नेचर के द्वारा इस आपके पास डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से उस मॉलिक्यूल को बाहर खींचा जाएगा जिस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा। क्योंकि एपिथेलियम पतली है और एपिथेलियम का पतलापन जो है उसका फायदा नेचर के द्वारा उठाया जाना है कि जो आपके पास बड़े मॉलिक्यूल हैं, नेचर उसको बॉडी के अंदर वापस से रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। तो यहां डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से भी वाटर की ही रीएब्जॉर्प्शन नजर आती है, याद कर लीजिएगा। तो यहां से कितनी परसेंट रीएब्जॉर्प्शन होगी, 5%, और यहां से कितनी हुई थी आपके पास 75%। अब दोनों को इकट्ठा कर लो, दोनों को इकट्ठा करने पर ऑलमोस्ट रीएब्जॉर्प्शन 80% है। इसको कहा जाता है ऑब्लिगेटरी वाटर रीएब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी आपके पास पीसीटी एंड डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले के द्वारा ही बॉडी के अंदर रिस्टोर कर लिया गया। क्लियर हो गया जी। अब चलिए जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं इस पर्टिकुलर साइड से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होना शुरू होती। अब सोचो यहां पर आपके पास जितने मॉलिक्यूल की रीएब्जॉर्प्शन होगी, तो धीरे धीरे कर मॉलिक्यूल की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी जैसे जैसे नीचे आएंगे। यस सर। पहले मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल हुआ, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मीन बाय जब तक हम बॉटम पर पहुंचेंगे तब तक आपके पास बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर चुके होंगे, बॉडी के अंदर आ चुके होंगे वापिस से एंटर। यस सर। तो इस लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या चीज बचेगी, इस लूप ऑफ हेनले के इनसाइड में बचेंगे सॉल्ट। क्या बच जाएंगे, सॉल्ट। अगर आपको ध्यान हो, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था 75% सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, 75% क्लोराइड आयन रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, 70 to 75% पोटाशियम आयन रीअब्सॉर्ब होंगे। लेकिन जब डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से नीचे गए तो सॉल्ट की रीअब्सॉर्प्शन तो नेचर ने कराई नहीं। किसकी रीअब्सॉर्प्शन करवाई, सिर्फ पानी की रीअब्सॉर्प्शन। तो अंदर सॉल्ट की मात्रा ज्यादा,
पानी की मात्रा कम हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो आपके पास डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में जो फिल्ट्रेट होगा दैट विल बी हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट का मतलब क्या हुआ? पानी की क्वांटिटी सॉल्ट के कंपैरिजन में कम हो गई है या पानी के अंदर सॉल्ट ज्यादा है। समझ आया जी? अब देखो मैक्सिमम अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपरटोनिसिटी कहां नजर आएगी तो वो नजर आएगी लूप ऑफ हेनले में। क्यों नजर आएगी लूप ऑफ हेनले में? क्योंकि लगातार पानी यहां से बाहर निकलता जा रहा है और जैसे जैसे आपके डाउन दी ग्रेविटी आएंगे तो सारा सॉल्टी वाटर कहां रिस्टोर हो रहा होगा? वो आपके यू लूप में होगा या नहीं होगा? यस सर। अब फिर से देखो, यस सर। फिर से बहुत बढ़िया। अब मान लेते हैं यही आपके पास हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट जो है वो असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में जा रहा है। अब नेचर ने जरा ध्यान दीजिएगा क्या किया है, इसकी थिकनेस बढ़ा दी है। थिकनेस क्यों बढ़ाई? क्योंकि आपके पास देखेंगे तो यहां पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम दिया, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से नेचर ने एपिथेलियम चेंज कर सिंपल क्यूबॉइडल गए, थिकनेस बढ़ गई। इसीलिए आपके नेचर के द्वारा असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले की थिकनेस यहां पर ज्यादा दिखाई गई है। अब देखो यहां पर क्या होगा, थिकनेस बढ़ गई तो बड़ा मॉलिक्यूल तो बाहर जाएगा नहीं, चला जाएगा या नो सर। नहीं जाए? अगर जाना भी होगा तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, बिना एनर्जी के तो नहीं हो पाएगा। यस सर। तो नेचर इतना ज्यादा एनर्जी स्पेंड नहीं करेगी। अब देखो इस पर्टिकुलर असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से नेचर के द्वारा जिसको रीएब्सॉर्ब करवाया जाना है वो है सोडियम आइन एंड क्लोराइड आइन। ध्यान देख के चलिएगा। तो सोडियम आइन और क्लोराइड आइन को रीएब्सॉर्ब करवाना तो यहां से शुरुआत करेगी नेचर, करेगी या नहीं करेगी? यस सर। असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले यहां से शुरू हुआ तो नेचर ने लगातार सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन करते जानी है। जैसे जैसे आप यहां ऊपर पहुंचेंगे बिल्कुल तब तक आपके पास बहुत सारे सोडियम और क्लोराइड आइन जो है वो बॉडी के द्वारा रीअब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो अगर इसके इनसाइड में ये पूछूं कि वाटर की क्वांटिटी कम है या ज्यादा है तो क्या बोलेंगे आप? कम है तो वाटर क्वांटिटी कम है। अरे नहीं, सुनो यहां पर आपका फिल्ट्रेट है, मैंने यहां पर फिल्ट्रेट कहा था ना कि यहां पर फिल्ट्रेट कैसा था? हाइपरटोनिक था। अब हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट ऊपर की ओर को मूव कर रहा है। अब हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट में से आपने सॉल्ट बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा? पानी। और सॉल्ट की क्वांटिटी कम हो गई अंदर। यस सर। तो सॉल्ट की, हाँ तो ये देखो ना, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर आपके पास वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और सॉल्ट की क्वांटिटी धीरे धीरे कर क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये फिल्ट्रेट कैसा हो गया? हाइपोटोनिक हुआ या नहीं हुआ? यस सर। बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं? मेरे को आवाज क्लियर नहीं आई। सर वाटर क्वांटिटी कम तो हाइपरटोनिक और ज्यादा तो हाइपोटोनिक। ज्यादा तो हाइपोटोनिक, बिल्कुल। हमें अंदर देखना है ना, अंदर वाले हिस्से के अंदर पानी की क्वांटिटी कम हो रही है या बढ़ रही है? अब देखो दो तरीके हैं, या तो पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती, अगर पानी की क्वांटिटी नहीं भी बढ़ रही है तो सॉल्ट उसमें से कम हो जा रहा है। तो यहां पर असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में जब हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट मूव कर आया तो नेचर ने उसमें से क्या चीज निकाल दी? सॉल्ट निकाल दिया। तो पानी अंदर ज्यादा, सॉल्ट कम होता जा रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट होगा। याद करके चलिएगा, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में जो फिल्ट्रेट होगी दैट विल बी हाइपरटोनिक और जो असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में होगी दैट विल बी हाइपोटोनिक। अब जरा ध्यान दो, यहां तक पहुंच गए? मान लीजिए अब आपके पास इसी पर्टिकुलर असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से जो फिल्ट्रेट है वो आपके पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में मूव कर जाती है। ये डीसीटी है, इतना हिस्सा मान के चलिए डीसीटी का है। अब यहां पर क्या ध्यान देना है? देखो जब आपके पास यहां पर हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट आया, जैसे ही जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा सॉल्ट कम, तो नेचर के द्वारा जबरदस्ती यहां से पानी बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि यूरिन कैसा होना चाहिए? हाइपरटोनिक। पता है, ये तो पता ही है कि यूरिन जो है वो हाइपरटोनिक होता है। अब हाइपरटोनिक बनाने के लिए नेचर को जो डीसीटी में आपके पास में फिल्ट्रेट आया था उसमें से पानी को जबरदस्ती बाहर निकालना था। तो नेचर ने क्या किया? इस डीसीटी के ऊपर एक हार्मोन का एक्शन करवाया जिसका नाम है एडीएच या वेसोप्रेसिन। अब ये कहां से आया? ये आया आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी से।
ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा स्टोर किए जाने वाला हार्मोन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाती नहीं है इस हार्मोन को, हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाया जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा स्टोर किया जाता है। जैसे ही नेचर को यह पता लग जाता है कि डीसीटी के अंदर जो फिल्ट्रेट मूव कर आया है वो जरूरत से ज्यादा हाइपोटोनिक है, वैसे ही नेचर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगी ताकि आप एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन को रिलीज करिए ताकि उसके द्वारा वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो सके। तो पानी फिर से वापस से बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा पानी का लॉस प्रिवेंशन करने की वजह से। अब जरा ध्यान दीजिए क्या हुआ, अंदर आपके पास सोडियम आयन क्लोराइड आयन, पानी कम हो गया, सोडियम क्लोराइड ज्यादा हो गया, होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। तो आपके पास फिल्ट्रेट इनसाइड में कैसा होगा? फिल्ट्रेट इनसाइड में कैसा होगा? हाइपो या हाइपर? सोच के देखो, एडीएच के द्वारा यहां से पानी खींच लिया गया है बाहर, तो अंदर पानी की क्वांटिटी क्या होती जाएगी? कम। और सॉल्ट की क्वांटिटी क्या होती जाएगी? ज्यादा। तो फिल्ट्रेट कैसा होगा? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। क्लैरिटी है मैंने क्या कहा ये सब चीजें? यस सर। बहुत बढ़िया। अब एक बात यहां से और मैं थोड़ा सा आपको इंटरफेयर करूंगा। देखिएगा, अगर आप बुक्स को पढ़ेंगे तो बुक्स में एक और चीज लिखी गई है, उसको मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा सर ने तो गलत पढ़ा दिया। मान लेते हैं ये डीसीटी है, तो बुक्स में क्या लिखा गया है? डीसीटी के ऊपर दो हार्मोन का एक्शन आता है, एक है एडीएच और एक है एल्डोस्टेरोन। दिस एल्डोस्टेरोन इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये क्या है? एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, याद करना, ठीक है? अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, कहां से सिक्रीट हो रहा है? ये सिक्रीट होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स की एक लेयर से। एड्रीनल कॉर्टेक्स की एक लेयर होती है, उसको कहा जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा नाम की एक लेयर, जिसके द्वारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनाए जाते हैं, और उनमें से जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो एल्डोस्टेरोन है। व्हाट दिस एल्डोस्टेरोन इज बेसिकली डूइंग? ये करता क्या है? इसका काम है आपके पास में सोडियम को रिटेन करना, सोडियम रिटेनिंग हार्मोन है। लेकिन एनसीईआरटी के द्वारा एक वर्ड कोड किया गया है, वो लिखा गया है सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन कराता है, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन। लेकिन आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा सोडियम रिटेनिंग हार्मोन। अब देखिए दोनों सेम चीजें हैं, बस समझने में थोड़ा सा अंतर होगा। देखो, मान लो इस डीसीटी के अंदर जो आपके पास फिल्ट्रेट आया था शुरुआत में, वो कैसा था? हाइपो या हाइपर? हाइपोटोनिक। तो इस हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट को नेचर ने पहचान लिया कि इसमें पानी ज्यादा है, एडीएच का एक्शन करवाएगी, तो इसमें से पानी बाहर आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और है मेरा, आपके पास मान लो ये वॉल है ना? तो ये वॉल के क्रॉस में मान लो पानी है, ये पानी है, यहां भी पानी है। अब मेरे से क्वेश्चन ये पूछे कोई कि वाटर के मॉलिक्यूल की मूवमेंट कौन सी से कौन सी साइड को होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल। तो मान लेते हैं इस वाली चीज को मैं यहां लगा देता हूं, तो ये डीसीटी हो गई। मान लो ये चीज क्या है? ये डीसीटी है, ये ऐसे। तो अगर मैं ये कहूं कि डीसीटी के इनसाइड में पानी की क्वांटिटी ज्यादा, तो बाहर कम। यस सर। तो अगर बाहर कम है तो क्या वाटर के मॉलिक्यूल थ्रू दी ऑस्मोसिस प्रोसेस बाहर नहीं जा सकते हैं? यस सर। चले जाएंगे, Yes, sir. नॉर्मल चीज है। लेकिन फिर भी नेचर के द्वारा एडीएच को काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सोचने वाली चीज नहीं है। जब हमें यह मालूम हो कि एडीएच का रोल नहीं भी आएगा तो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पानी चला जाएगा,
लेकिन उसके बावजूद नेचर के द्वारा एडीएच का एक्शन कराया। पता है क्यों? क्योंकि डीसीटी के ऊपर जो पहला हार्मोन एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है दैट इज एल्डोस्टेरोन। अब सुनो जरा, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या लिखा है? सोडियम रीएब्सॉर्ब करवाओ। तो मान लेते हैं एल्डोस्टेरोन ने एक्ट किया शुरुआत में सबसे पहले, तो यहां से सोडियम बाहर आ गया, तो अब सोडियम और कम हो गया अंदर, हुआ या नहीं हुआ? तो हाइपोटोनिसिटी और बढ़ी, यस सर। तो पानी की क्वांटिटी अंदर और ज्यादा। यस सर। अब मान, बिल्कुल लॉजिक है। अब पानी जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू मान लेते हैं बाहर आने की ट्राई कर रहा है, तो क्या इस पानी के अंदर कभी सॉल्ट जो है वो आपके पास ज्यादा हो पाएगा? नो सर। अरे सुनो, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से लॉजिक सुनो। एल्डोस्टेरोन ने एक्ट किया है, एल्डोस्टेरोन ने जबरदस्ती सोडियम निकाला है, क्योंकि सॉल्ट तो हमें मालूम है ना कि आपके पास नॉर्मली जो होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर को जाते हैं। यस सर। यस सर। ये तो लॉजिक है। अब यहां पर मैंने क्या कहा, एल्डोस्टेरोन ने इस पर्टिकुलर हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट से जबरदस्ती सोडियम को निकालकर बॉडी के अंदर एंटर करवाया, तो सॉल्ट तो ज्यादा ही रहेगा पानी की कंपैरिजन में। यस सर। अब आपको कंपनसेट करना है कि उस सॉल्ट को जो एक्स्ट्रा अमाउंट में बॉडी के अंदर अवेलेबल है उसको पानी में घोलना पड़ेगा, अदरवाइज तो जो आपका ब्लड होगा या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगी उसकी हाइपरटोनिसिटी तो ज्यादा होगी, जबकि हमें मालूम है कि जो ब्लड का पीएच है वो 7.3 से 7.4 रहेगा। वो तो तभी रहेगा ना तो वह हाइपरटोनिक हो ना तो वह हाइपोटोनिक हो। यस सर। तो मान लेते हैं शुरुआत में नेचर के द्वारा ऑस्मोसिस कराई जा रही थी, तो जो आपके पास पानी बॉडी के अंदर स्टोर करने के लिए आया उसके कंपैरिजन में अभी भी सॉल्ट ज्यादा है, इसलिए नेचर को जबरदस्ती एडीएच को बोलना पड़ा कि तुम पानी खींचो। समझ आई जी मेरी बात? सोच लो फिर भी नहीं। अब एक बात और समझना, अब दोनों काम जबरदस्ती हुए हैं, दोनों काम जबरदस्ती हुए कि नहीं हुए? क्योंकि एक जगह एल्डोस्टेरोन ने एक्ट करवा लिया, एक जगह एडीएच ने एक्ट करवा लिया। अंदर जो आपके पास फिल्ट्रेट होगा, अब मानो क्या आपको लगता है कि वो हाइपरटोनिक है? सोच के देखो एक बार फिर से वापस। समझ आ रहा है ये बात? समझ आ, देखो आप सारे बेवकूफ हैं, फिर से सुनना। पहले सॉल्ट गया, फिर पानी गया, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि पानी भी जबरदस्ती रिमूव हुआ, सोडियम भी जबरदस्ती रिमूव हुई है, तो अंदर तो आपके पास जैसा पहले फिल्ट्रेट था वैसा ही नहीं रह गया। यस सर। तो वो तो Yes, sir. हाइपोटोनिक ही रह गया। यस सर, हाइपोटोनिक। फिर तो दिक्कत होगी। लेकिन सुनो, एक बात सुनो, आपकी ना सोचने और मेरे सोचने की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा अंतर होगा। देखो मान लो नेचर के द्वारा पहला हार्मोन कौन एक्ट कराया गया था? एल्डोस्टेरोन। तो अगर हाँ ऐसा हो तो एल्डोस्टेरोन ने सोडियम को रीएब्सॉर्ब किया, समझ रहे हो? लेकिन उससे पहले क्या ऑस्मोसिस नहीं हो रही थी? यस सर, हो रही थी। तो पानी बाहर जा रहा था लेकिन सोडियम बाहर नहीं जा रहा है अभी। तो क्या अभी आपका फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक नहीं हुआ? यस सर, होगा। और क्या ये हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में नहीं गया होगा? गया। एक बात समझना जरा सा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आपकी बॉडी को जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है, अगर उतना बॉडी की रिक्वायरमेंट वाला पानी आपकी बॉडी में अवेलेबल है, समझना, जितनी पानी की बॉडी की रिक्वायरमेंट है और उतना बॉडी के अंदर पानी अवेलेबल है, तो एडीएच को एक्ट करने की क्या जरूरत है? यस सर, नहीं है। नहीं है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ?
हमेशा हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट बॉडी के द्वारा रिमूव किया जा रहा है। यस सर। लेकिन Yes, sir. अगर आपको जितनी पानी की रिक्वायरमेंट हो और उतना पानी अगर पीने को ना मिले तो बॉडी के द्वारा पानी का लॉस कम कराने के लिए हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट प्रोड्यूस किया जाएगा, तब जाकर आपके पास एडीएच और एल्डोस्टेरोन का फंक्शन बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको यह लगा था कि एल्डोस्टेरोन और एडीएच की वजह से जो इनसाइड में आपके पास फिल्ट्रेट बचा वो तो बेसिकली आपके पास कैसा है, वो हमें लगा हाइपोटोनिक है, लेकिन सोचिए वॉल्यूम तो रिड्यूस हुआ। यस सर। जितना बॉडी से पानी का लॉस हो जाना था वो कम नहीं हुआ क्या? हुआ सर। कम हुआ। क्या सोडियम का लॉस फास्ट की कंडीशन हो सकती है ना? फिर से बोलो। ये फास्ट व्रत करते हैं उसकी कंडीशन हो सकती है ना? पानी नहीं पीते हैं, फास्ट में पानी नहीं पिया जाता है, हाँ या ना? पानी पीते हैं या नहीं पीते हैं? नहीं पीते सर हमारे। अच्छा, आपके वहां नहीं पीते हैं? मुस्लिम से सर नहीं पीते। चलिए, पता नहीं, मुझे और कल्चर्स का तो नहीं पता है। हिंदूज का पता है कि पानी पी लेते हैं, सिर्फ करवा चौथ के दिन पानी नहीं पिया जाता है, और में पी लेते हैं। यस सर। अब देखो सेम चीज है, जैसे मैंने अभी पानी पीना था, तो मीन बाय मेरी बॉडी ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी है कि थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हो गया, हाइपोथैलेमस में थर्स्ट सेंटर है, उसने मजबूर किया कि अभी पानी पी लो, क्योंकि मेरी बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू वो पानी लॉस हो रहा है। तो जितना लॉस हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए मुझे पानी पीना पड़ेगा। अगर मैं उतनी क्वांटिटी का पानी पीता रहूंगा तो जो मेरा यूरिन बनने वाला है वो हाइपरटोनिक ना बनकर वो हाइपोटोनिक ही रहेगा। लेकिन अब मान लो थर्ड सेंटर एक्टिवेट हो गया, मुझे पानी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी से ज्यादा लॉस हो रहा है, मैं उतना पी नहीं रहा हूं, इसका मतलब बॉडी की मजबूरी हो जाएगी कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर करने के लिए जरूरत से ज्यादा पानी को रीएब्सॉर्ब करवाए, और उस कंडीशन में हाइपरटोनिक यूरिन बनती है। बड़ समझ आए? अब एक बात और समझो यहीं से, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था दो तरह की नेफ्रॉन है, एक कॉर्टिकल, एक आपकी जक्स्टामेडुलरी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की क्वांटिटी 80 to 85% है, और जो जक्स्टामेडुलरी है वो 10 to 15% होती है। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन का काम हाइपरटोनिक यूरिन बनाना नहीं होता है, जक्स्टामेडुलरी का काम हाइपरटोनिक यूरिन बनाना है, क्योंकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन उस समय काम करती है जब आपके पास वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है, बॉडी को आपको पानी पीने के लिए चाहिए और पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, उस समय जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो काम कर रही होती है। अदरवाइज अनलेस एंड अनटिल वाटर की स्कार्सिटी नहीं है तब तक कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करती रहती है और आपके पास वो हाइपोटोनिक यूरिन बनाती है। क्यों? उसका एक कारण है। कारण यह है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर आपके पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम एक्टिवेटेड नहीं होती है। वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम जो मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए चाहिए, हाइपरटोनिसिटी ऑफ यूरिन को बढ़ाने के लिए चाहिए, वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ही होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होता है। इसलिए हमें जब पढ़ाया जाता है उस समय ये चीजें क्लैरिफाई नहीं की जाती हैं, पर मैंने आपको बिल्कुल क्लैरिफाई की है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हमेशा ज्यादातर कंडीशन के अंदर हमेशा क्या बनेगा? हाइपोटोनिक यूरिन बनेगा। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो करनी है तो ये लिखती है कि यूरिन जो होती है वो हाइपरटोनिक होती है, विच इज हैविंग अ पीएच ऑफ ऑन एन एवरेज 6.0 एंड स्लाइटली येलोइश होती है, क्योंकि यूरोक्रोम जो है उस यूरिन के अंदर रिलीज होता है। इतनी चीज समझ आई जो मैंने कही? यस सर। यस सर। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, इतनी चीज मोर देन इनफ है। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप बुक उठाइएगा, पढ़ लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ सकते हैं। देखिए समय का अभाव रहता है। हाँ, एक बात और मुझे बतानी थी, विशाल सर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था हम आपसे बात कर लें। देखिए कल आपका शायद हम समय थोड़ा ट्राई करेंगे चेंज करने का, किसी और समय पर क्लास लेंगे, और दूसरा पैटर्न ऑफ जो स्टडी होगा उसको भी थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि समय ना बहुत जल्दी से कम हो रहा है। तो हम कल से ना जब भी कॉन्सेप्ट डील कर रहे होंगे उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करें। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा और आंसर मैंने आपको बता दिया। हाँ, जितनी ऑप्शंस होंगी क्वेश्चन से रिलेट कर रही हो उसके कॉन्सेप्ट डील करेंगे।
आंसर ढूंढना है, क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, लेकिन क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हुए जितना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होगा उसको वहां पर डील करेंगे, ताकि हम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को डील कर पाए, क्योंकि चैप्टर में तो मेनली सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो क्या यह चीज सही है? आपको लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए? यस सर। मुझे ना थोड़ा क्लियर नहीं आ रही आवाज, एक एक कर बोलना। यस सर। यस सर। यस सर, सही है। ये सही है ना? क्योंकि अगर मैं चैप्टर डील करने के लिए जा रहा हूं तो ये सारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, चाहे मैं कितना बढ़ा लूं। सर आज आपने ग्रुप में एक पीडीएफ सेंड की थी। हाँ, पीडीएफ सेंड की थी सर, उससे मतलब कि हमारे छोटे क्वेश्चन से एनसीईआरटी और इसको पढ़ के निकल जाएंगे बायो में। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, आप पढ़ लो वैसे एक बार, फिर पूछेंगे। ओके सर। फिर आप खुद बताएंगे कि हुआ या नहीं हुआ। और देखो, मैक्सिमम मैंने ये कहा है आपको ज्यादा पढ़ना हो ना, एक दंतम क्लासेस के ऊपर जाइए, यूट्यूब पर सब कुछ पढ़ा है, वहां आपका सारी बायोलॉजी कवर्ड है। वहां पे इवन कि छोटे से छोटे टॉपिक जो कॉन्सेप्ट्स के लिए चाहिए हमने सब डील किए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आप उस चीज को छोड़ दें, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए मुझसे मैक्सिमम विड्रॉ कर लें। देखिए सिंपल थिंग है, कल हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उस क्वेश्चंस के हिसाब से कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। तो होगा क्या, मान लीजिए अगर मैंने 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कराए होंगे ना आपसे एक चैप्टर के, तो 20 कॉन्सेप्ट के साथ में उनको डील कर रहे होंगे हम। तो 20 कॉन्सेप्ट से ज्यादा तो नहीं आ सकता कि उसमें से कोई क्वेश्चन ना पूछेगा, उसको पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि वही 20 टॉपिक आपके पास एक्चुअली में उस चैप्टर के होंगे जहां से एक्चुअली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और उन टॉपिक्स को हम डील कर लेंगे। तो कल से हम इसी तरह से कोशिश करेंगे। हाँ, समय थोड़ा चेंज करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि आप किसी ने रिक्वेस्ट की थी आज विशाल सर को कि सर समय बहुत, देखिए मेरी अपनी मजबूरी है आपको लगता होगा कि सर इतने लेट क्यों आते हैं, ठीक है, पर कोई बात नहीं, पढ़ाई करने वाले लोगों को शिद्दत के साथ में काम करना है। मैं भी तो कर रहा हूँ, इतना बड़ा वो पीडीएफ बनाने आसान नहीं है जितना मैंने बना दिया है। आप एक बार ट्राई करिए उसको पढ़ने की, और डेली कोशिश करिएगा 2 घंटे के अंदर वो चीज पढ़नी है, और 2 घंटे में बड़े आसानी से पढ़ी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाइनर सारी चीजें लिखी होंगी, आपको एक तरह से क्रैम आउट करना है, क्योंकि ना बायोलॉजी ना समझने से ज्यादा इस नीट के अंदर याददाश्त आपकी जितनी बेटर होगी उतना बेटर आप आंसर कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट तो एक अलग चीज है, कॉन्सेप्ट तो आपको लाइफ लॉन्ग रहेगा, लेकिन अभी जरूरत यह है कि आपने कितना बढ़िया रट्टा मारा, क्योंकि आपके पास नीट के पेपर में क्वेश्चन आएगा और उसका एक आंसर होगा। अगर आपको आंसर आता है तो वेल एंड गुड, और आंसर नहीं आता होगा तो चाहे आपको कॉन्सेप्ट आ जाए बाद में याद, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मेरी फिर भी कोशिश है, मैं हमेशा बच्चे को यही बोलता हूं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो रट्टे से नहीं बढ़ा जाएगा। आगे बढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, जितना बेटर कॉन्सेप्ट उतना बेटर आप आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज आप एक बार 2016, 17 और 18 का नीट का पेपर उठाकर देखिए, आपको समझ आएगा कि बिना कंसेप्ट के आपके आंसर हो ही नहीं सकते थे। इसलिए उस समय 2016, 17 और 18 के अंदर एवरी ईयर आपके पास मेरिट डाउन गई थी, लेकिन उसके बाद हमेशा मेरिट ऊपर जाती रही है। उसका कारण यह है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को कम पूछा जा रहा है और लाइन टू लाइन आपके पास क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कल चलिएगा, वापस से मिलेंगे, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान करके चलिए कीजिए, कोशिश कीजिए, थोड़ा फॉलो कर लें, मैक्सिमम टाइम के ऊपर आपके आंसर बन जाए। और होपफुली आपका इस बार का पेपर आपने बहुत बढ़िया किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बायोलॉजी में बहुत बढ़िया स्कोर था आप लोग। हाँ, पर शिद्दत के साथ लगे रहिए, पेपर तो आपका करा देंगे हम, बस यही है कि आपको लगे रहना है, दूर नहीं जाना। अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है, आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है।